नमस्कार। पैलाग दगड़ियों में पंकज रौतेला आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में सारी न्यूजों पर एक न्यूज भारी पड़ती दिख रही है। अंकिता भंडारी न्याय यात्रा चल रही है। अंकिता भंडारी न्याय की मांग हो रही है। अंकिता भंडारी को लेकर सीबीआई जांच और वीआईपी के मसले पर इससे पर्दा उठे, इस चीज की मांग लगातार हो रही है। तमाम प्रदर्शन आपने देखे होंगे दगड़ियों, देहरादून में भी आपने देखा होगा, जहां सीएम आवाज कूच करने के लिए जनता जनसैलाब उमड़ा और उसके बाद एक बड़ा ऐलान भी हो गया। वो बड़ा ऐलान ये कि मांग मानी नहीं जा रही, सुनी जा नहीं रही है। इस बाबत अब उत्तराखंड बंद होगा बंद। लेकिन उन सबके बीच इस चिंगारी के कैसे अब शोलों में बदलने की जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, उसमें आगे क्या होने वाला है, अब तक किस तरह से संघर्ष रहा है, क्यों इस पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं हो रहा, क्यों सरकार या फिर बीजेपी वाले इस ओर इतना ध्यान दे नहीं रहे हैं, ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे इस पर। लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन फिर से चर्चा करेंगे कि अगला प्लान क्या है, क्योंकि इस बार जो जनाक्रोश देखा जा रहा है उसके पीछे कोई बैनर नहीं है, उसके पीछे कोई संगठन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगा कि सोशल मीडिया के जरिए जो अपील लोगों से की गई, उसी पर राजधानी देहरादून की सड़क पर उतर आया जनसैलाब। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। कमलेश जी बीजेपी से हैं। मोहिउद्दीन भाई हमारे मूल निवास के लिए संघर्षरत रहे हैं, युवा प्रतिनिधित्व हैं। कमलापन जी मार्गदर्शन दे रही हैं महिलाओं को इस वक्त, महिला मंच की वो करता धरता, और महेश जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। सबसे पहले सवाल कमलेश जी, आप ही का नंबर आता है। आप कहेंगे कि बार बार क्योंकि सत्तासीन पार्टी, और एक तस्वीर ऐसी भी देखने को मिली, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। जोशी जी पता नहीं क्या कहेंगे, इस पर रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कि कांग्रेस का पुतला फूंक रहे बीजेपी वाले, सत्ता पक्ष वाले। ऐसी क्या नौबत आ गई कि भैया इस तरीके का कदम बीजेपी को उठाना पड़ रहा है, जहां सीधे सीधे जाना चाहिए था वहां इस तरह का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। वो ऐसे ऐसी कौन सी बात है, ऐसी ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से विपक्ष का पुतला फूंकने को आप मजबूर हो गए, ताकि इससे अच्छा सीधा रास्ता ये होता कि इस पूरे मामले पर पॉजिटिव चीजें आगे बढ़ती, सीबीआई जांच हो और तमाम तरह की जांच हो। जी। रोतेला भाई, आपने कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शन में किसी के झंडे नहीं है और बैनर नहीं है। आप पूरे प्रदर्शन में नजर उठा करके देखिएगा, हर पार्टी के झंडे हैं, हर पार्टी के बैनर हैं। आप देख किसी एक लीजिएगा, का नहीं अलग है ना। अलग ग्रुप में है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ये भावनाओं का मामला है, ये एक बेटी का मामला है, ये हमारी वो अंकिता बहन का मामला है। तो इसलिए इसमें सबकी भावनाएं जुड़ी है। प्रदेश की जब भावनाएं कहीं पर जुड़ती है, जब जन समाज कहीं होता है, तो इसमें ये फर्क नहीं पड़ता झंडा किसका है, बैनर किसका है। अब आइए, आपने कहा कि ये पहली बार, आपने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष का पुतला फूंका। देखिए, विपक्ष लगातार लगातार एक झूठा ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसे झूठ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है सरकार के खिलाफ कि जो है वहां पर उन लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। जबकि ये बताइए मुझे कि क्या कांग्रेस के किसी एक भी नेता ने 2 साल तक, जब ये कोर्ट में केस चला, किसी भी नेता ने एक कोई अच्छा सा वकील करके या किसी प्रकार की उनके परिवार वालों को मदद करके कोर्ट में जाने की कोशिश करी? अगर आपके पास एविडेंस थे, आपके पास कोई चीजें थी, आपके पास सबूत थे, तो आप कोर्ट चले जाते। अगर आप कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं थे, जब आएंगे अगर तभी आप जाएंगे, जब आए हैं तो अगर आप अब आए, कोर्ट अब के जाने में निर्णय से संतुष्ट नहीं है, पंकज जी, अगर जी आप कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो आप जी कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। लेकिन जी। कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है। कांग्रेस केवल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल अच्छा करके अच्छा, सिर्फ ठीक और है सिर्फ ठीक है। कमलेश सरकार जी, को मान लिया बदनाम करने की कोशिश कर जोशी रही जी है। पार्टी वो अब काम कर रही है, वो विपक्षी पार्टी है, सत्ता में आना चाहती है, और उसके लिए सत्ता में आने के लिए क्या क्या हथकंडे, कैसे कैसे जाहिर सी चीजें बात करनी है, वो पड़ती है, वो राजनीति फॉलो केवल करता है। सत्ता के लिए ही हो रही है, सत्ता के लिए ही हो रही है। अब आइए, लेकिन बात की ये आप जो अंकिता बहन की कमलापन जी बात कर रहे बैठी है हैं। यहाँ पर, ये कमलापन जी क्या कह रही है बल, ये मोई ढिमरी जिनकी जिंदगी अभी शुरू हो रही है, वो अभी सड़क पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं, ये कौन सी वाली सियासत कर रहे होंगे। मैं इनके पास जाऊंगा, आपसे इस पर भी जवाब लूंगा, लेकिन जोशी जी को पहले सामने ले आते हैं। जोशी जी, अब तो आपका पुतला दहन किया जा रहा है, देखिए अब कौन सा भोग कर दिया, बहुत बड़ी बात बहुत हो ही गई है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अभी प्रदेश में। सत्ता पे बैठे हुए लोग अपने बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं है। जिस तरह का ये मामला सामने आया था, डे वन से ही जिन पे आरोप लगे थे, भाजपा का कोई भी व्यक्ति इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है कि ये किस तरह का आरोप हम पे लग रहा है। और जो जो इसके बारे में बोल रहा है उसके खिलाफ
उनकी कंप्लेंट कर दी जाती है। और जिस जिस तरह का माहौल भाजपा के द्वारा बनाया जाता है, विपक्ष है, विपक्ष तो बोलेगा ही। और दूसरा, इतनी सेंसिटिव मैटर है ये, कांग्रेस तो शुरू से ही, पहले दिन से ही, जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से इसके बारे में बोल रही है। और जिस तरह से कमलेश जी कह रही कि कांग्रेस के लोग कहीं गए नहीं, हम तो डे वन से ही जो पीड़िता थी अंकिता भंडारी के माँ बाप से मिलना हो या उन्हें क्या किस तरह की मदद करनी हो, हमारे सारे नेता वहां गए हैं और इस मुद्दे को हमने बड़े बखूबी उठाया है। और जो उत्तराखंड की जन भावनाएं है, जिस तरह का कुकृत्य यहाँ उत्तराखंड की देवभूमि हुई में हुआ है, ये अंकिता भंडारी का जितना भी हत्या की, हम सब पहले दिन से इस मामले को बोल रहे हैं। और इस मामले में जिस तरह से भाजपा कांग्रेस का पुतला फूंक रखे हैं, राजनीति कर रही है, राजनीति वाली क्या बात है, राजनीति हो तो होता है, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है तो राजनीति तो करेगा ही। और दूसरा, ये मुद्दे को उठाने में कांग्रेस ने जिस तरह से आज माहौल बनाया है, आज इसी के आज भाजपा बैकफुट में आई और अपने बयान देने को तैयार हुई, नहीं तो इससे पहले तो कोई बयान देकर तैयार ही नहीं होता था। ये तो आपके सामने कुछ एक कमलेश जी जैसे नेता है जो बैठ जा रहे हैं, जो आ रहे हैं तो बात को रख रहे हैं, कर रहे हैं। वो कमला पंजी के पास में जाऊंगा। पंजी, ये पूछा जा रहा है बाइट लेने से पहले भी आप क्या पूछने वाले हो, और ऐसी स्थिति, असहज स्थिति में बीजेपी को मैंने तो इससे पहले नहीं देखा, आपने क्या कभी देखा? और ये असहज स्थिति पैदा क्यों हो रही है? जब सीधा जाया जा सकता है, रास्ता सीधा दिख रहा है, तो फिर ये उल्टा बास बरेली इधर का करना, उधर करना, ये आरोप लगाना, वो आरोप लगाना, आपके जरिए मैं समझना चाहूंगा। अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। मैं सॉरी। हाँ, देखिए पंकज जी, आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बात खुद ही रख दी है। आज स्थिति ये है कि अंकिता के सवाल पे भाजपा बिल्कुल मौन है, और शायद कल का जो प्रदर्शन जन संगठनों के आह्वान पे रखा गया था, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों ने भी अपनी हिस्सेदारी की, तो वो साफ दिखाता है कि अब सरकार के पास, धामी के पास कोई भी जवाब नहीं है जनता का, जो जनता अब सड़कों पे निकल चुकी है और निकलने वाली है लगातार उत्तराखंड के अंदर। क्योंकि देखिए, अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे लगता है कि सरकार से नहीं आया है जिसने इन प्रश्नों का कोई उत्तर दिया हो जिससे जनता संतुष्ट हो सके। और मीडिया भी इस तरह से चीजों को ले जा रहा है, जबकि देखिए कल हम लोगों ने जो ज्ञापन चस्पा करने के, जो हम ज्ञापन देने के लिए गए थे, हमने उसको वहां पे चस्पा किया उनके वहां। हमने कहा मुख्यमंत्री से नीचे हम किसी को भी ये ज्ञापन नहीं देंगे, लेकिन आज अखबारों में ये खबर नहीं है कि हम वहां पे चस्पा करके आ गए। उनका कहना है कि जनता संतुष्ट होकर लौट गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो सवाल ये है कि हम बहुत स्पष्ट तरीके से आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहते हैं कि इनके कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं है आज भाजपा के पास जो अंकिता के सवाल पे कोई भी उत्तर दे सके। अभी कमलेश जी ने कहा कि साक्ष्य की बात, क्या साक्ष्य जनता लाएगी? सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोगों ने इनको वहां पे जाकर बिठाया है जहां पे सारी मशीनरी जो सरकार की है आज आपके पास है, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं आपके पास है। हम केवल यही कह रहे हैं कि वीआईपी कौन है, आप क्यों नहीं बताते हैं वीआईपी कौन है? आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि मंत्रा के अंदर जो आपने साक्ष्य को खत्म किया है, वहां पे बुलडोजर चलाया है, वहां पे आग जनी हुई है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने बुलडोजर चलाया? तो ये सारे सवाल यहाँ पे हैं जिसका उत्तर देने में बिल्कुल नाकाम रही है भाजपा सरकार। इस बात को मैं कहना चाहती हूँ। अभी मेरा उत्तर केवल इतना ही है। थोड़ा जवाब दीजिएगा, फिर मैं महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पंजी ने तो बात रख दी, फिर युवाओं की बात भी करेंगे, क्योंकि इसके साथ ना युवा भी है, महिला भी है, बुजुर्ग भी है। मैंने कई ऐसे वृद्ध लोगों को वहां देखा जो हाथ में लाठी लेकर कल पहुंचे थे ठंड में। तो ऐसा कोई यूं ही नहीं आ जाता ना। कमलेश जी बोलिएगा। जी, मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी जी। देखिए, कमला जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत सीनियर है और हमेशा एक जन आंदोलन को अपना नेतृत्व देती आई है, तो मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ, प्रणाम भी करती हूँ। इन्होंने कहा कि भाई भाजपा में कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए जवाब स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी के पास कोई एविडेंस हो, कोई जरा से भी सबूत हो, जिन्होंने ऑडियो वीडियो क्लिपिंग अपनी जारी करी है, उनसे मैं कह रही हूँ, उनको उन्होंने कहा कि आप आइए, अगर हमारे पास नहीं आ सकते तो कोर्ट चले जाइए, किसी चौकी थाने में चले जाइए, किसी एजेंसी में चले जाइए, और जो एविडेंस आपने ऑडियो में जनता को दिखाए हैं
वो एविडेंस देने का काम करे। दूसरा, इन्होंने कहा कि वो वीआईपी कौन है ये नहीं बता पा रही भाजपा। आप मुझे बताइए, आप डे 1 से अलग अलग वीआईपी का नाम ले रहे हैं, ये चीजें अगर कोर्ट में वहां पर पेश हुई है, सारी चीजें पेश हुई है, 500 पन्नों की विवेचना शेखर सुयाल जी ने, पूरी एसआईटी की जो टीम थी जो गठित की गई थी, उन्होंने एक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं छोड़ा जांच के बगैर जो अंकिता के इर्द गिर्द कहीं घूमता हो, चाहे वो चैटिंग से लेकर के, चाहे वो कहीं तक भी हो, चाहे वो उस होटल का बरंतरा का कोई चपरासी क्यों ना हो। 500 पन्नों का जो एक उनका जो जांच का था, उन्होंने कोर्ट में पेश करी, और कोर्ट ने जब ये देखा कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसा एविडेंस ये लोग नहीं ला पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं, जबकि सरकार ने बेहतर से बेहतर वकील अंकिता बहन के माता पिता को दिया, माता पिता को वकील दिया। उन्होंने कहा, पंकज जी सुनिए, 10 सेकंड और दीजिएगा। उनके माता पिता ने कहा इस वकील पर हमें भरोसा नहीं है, हमारा वकील बदल दो। उनके कहने के अनुसार फिर सरकार ने उनका वकील बदलने का काम किया। तो सारी चीजें उसमें हुई है। हम कोई एविडेंस नहीं छुपा रहे, हम किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे। हम ये कह रहे हैं किसी के पास अगर छोटा सा भी क्लिपिंग हो किसी के पास आरोपियों के खिलाफ, तो हम बड़ी से बड़ी जांच कराने के लिए तैयार हैं, हम तो तैयार हैं। लेकिन सड़क पर प्रदर्शन करके, लोगों की भावनाओं को भड़का करके, अराजकता फैला करके, क्या वो राजनीतिक दल या वो जो लोग जो केवल सोशल मीडिया की सुर्खियां बनते हैं, जो ब्लॉगर बनाते हैं या जो खाली रील बनाने का काम करते हैं, ऐसे लोग जो अराजकता फैलाएंगे, प्रदेश के लोगों को गुमराह करेंगे, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। असहमति है आपके पास आऊंगा। कमलापन जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही है, 1 मिनट। हाँ, आरव जोशी जी। हाँ, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड महिला मंच ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अपनी निकाली थी, जिसमें बहुत स्पष्ट तरीके से हम लोगों ने ये बात रखी थी कि पुष्प जो कि अंकिता के मित्र थे, और अंकिता का जो पूरा एक रिकॉर्डिंग, जो चैट रिकॉर्डिंग थी, उसमें बहुत बार बार ये बात आ रही थी कि वीआईपी कौन है। वीआईपी शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। उस समय जितने लोगों से उसके आसपास बातचीत की, उनका भी ये मानना था कि वीआईपी कोई ना कोई यहाँ पे था, और ये बात भी आई थी कि लगातार वीआईपी के नाम पे यहाँ पे लोग आते थे और जाते थे, और एसआईटी ने जिसका बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया। जब उसका संज्ञान नहीं लिया, और आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस समय फैसला हुआ लोअर कोर्ट से अंकिता के केस का कोर्ट द्वार में, उस समय जितनी जनता वहां पे आई थी, उनका एक ही सवाल था कि वीआईपी कौन है। क्यों नहीं जो एसआईटी रिपोर्ट थी उसमें वीआईपी का खुलासा किया गया? नहीं तो हम कोई मूर्ख लोग नहीं है, हम बेवकूफ लोग नहीं है जो हम सड़कों पे लड़ रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच करे, क्योंकि हमें एसआईटी की जांच का बिल्कुल भी पे विश्वास नहीं है। इस पुलिस जांच का हमें कोई विश्वास नहीं है, इसलिए हम लगातार सीबीआई की जांच कर रहे हैं। और इसके बाद हम नहीं कह रहे कि कौन है वीआईपी, इन्हीं का विधायक, इन्हीं के पूर्व विधायक की पत्नी उर्मिला सनावर कह रही है कि मेरे पास वो वही वीडियो जारी कर रही है। कमलापन जी, आप जाएंगे उनके पास, आप कहेंगे कि लाओ सबूत लाओ, फिर लेके चलते हैं। जब मैं जरा सा 1 सेकंड का जवाब दे दूं, कमलापन जी को 1 सेकंड जवाब दे दूं। नहीं, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। कमलेश से पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं बहस नहीं कर रही हूँ। जो कोर्ट का जजमेंट आया वो पूरा जो है उस पे डाउनलोड हो रखा है, आप निकाल लीजिए, उसमें वीआईपी से लेके तमाम लोगों का जिक्र है। कोर्ट के जजमेंट में आप पढ़ लीजिएगा, बस में ये। हमने पूरा जजमेंट पढ़ लिया है, और उत्तराखंड महिला मंच इसके लिए हाईकोर्ट भी जा चुका है। हमारी उसमें वहां पे रिट गई हुई है उत्तराखंड महिला मंच के द्वारा, हमने इसमें रिट की है। तो मेरा कहना यह है कि हमें सब चीज का संज्ञान है। हम दोबारा क्यों उत्तराखंड के अंदर इतना लोगों में के अंदर, आप देखिए भावनात्मक रूप से सोचिए, उत्तराखंड की वो महिलाएं जिन्होंने अभी तक मुजफ्फरनगर कांड को जो उनके सीने में दबा हुआ है, उसमें हमें ना तो कांग्रेस न्याय दिला सकी और ना भाजपा यहाँ पे न्याय दिला सकी। आज भी हमें क्या कहते हैं, मुजफ्फरनगर कांड में आज तक कोई न्याय नहीं मिला है। अंकिता के सवाल पे आज भी हमारे अंदर दर्द है, पूरे उत्तराखंड की महिलाओं के अंदर दर्द है। अगर आपकी सरकार जरा भी संवेदनशील होती, आप इस तरह से नहीं कहते कि आप साक्ष्य लाइए। आपकी जिम्मेवारी है, आप हमारी सरकार, उत्तराखंड के मुखिया है, जनता के मुखिया है, आपको हमने चुन के भेजा है, और एक महिला होने के नाते आपके अंदर भी ये दर्द होना चाहिए और मेरे अंदर भी दर्द होना चाहिए। क्यों आज महिलाएं सड़कों पे पहले उतर रही हैं? क्यों सड़कों पे उतर के वो अंकिता के सवाल को उठा रही है? इसलिए उनको अंकिता के अंदर हर व्यक्ति को, कमलापन जी, मेरी बात सुन लीजिए, कमलेश जी, पहले मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोली ना।
अब मेरी बात चल रही है तो पहले मेरी बात, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये दर्द हम सबका है ये, और इसलिए ये दर्द सबसे ज्यादा यहाँ के मुखिया का होना चाहिए। उसको साक्ष्य जुटाने चाहिए, क्योंकि उसके पास मशीनरी है। जब उसको उर्मिला सनावत ने कह दिया कि मेरे पास सारी चीजें, उनको लाना चाहिए। हम कहते हैं वो गलत हो या सही हो, लेकिन उन साक्ष्यों की जांच होनी चाहिए और पता ना चाहिए कौन है मुखिया, वो किसको कह रही है। आप दूध का दूध पानी करने का सवाल इस समय सरकार का है, जनता का नहीं है। आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। ये उत्तराखंड की जनता है, ये कोई। हाँ, केवल मैं तय करना चाहूंगी, उसका काम नहीं है ना। मैं मोहित भाई को बीच में ला रहा हूँ, मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो मोहित देख रहे हैं या हम देख रहे हैं या और तमाम जो युवा देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कुछ हम छोड़ के जा रहे हैं। ये तमाम चीजें एक अलग तरह की चीज, यहाँ पर पुलिस ये कहे खुद भैया सबूत लाइए, हम आपकी बात से कोर्ट जाइए ना, इसका मतलब ये है कि हम काबिल नहीं है। नहीं पंकज जी देखिए, एक तो दो बातों को बिल्कुल ट्रैक को अलग किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जी जनता से मांग रहे हैं, जनता से नहीं मांग रहे हैं सबूत, जनता से नहीं मांग रहे हैं। जिन्होंने ऑडियो क्लिपिंग जारी करी है उनको कह रहे हैं सबूत लाइए या कोर्ट जाइए, कोर्ट में दीजिए, बस। जनता से क्यों कहेगी सरकार? मोहित भाई, पुलिस क्या करेगी इस प्रदेश में? वो यही करेगी कि वो कल देखा था हमने प्रदर्शन के दौरान बुजुर्गों को, वो लाठी लेके बुजुर्ग आई है, उसको पुलिस की महिला पुलिसकर्मी गाड़ी में धकेल रही है। नहीं पंकज जी देखिए, गलत चीजें मत बोलिए आप टीवी चैनलों पे बैठ करके, गलत चीजें मत कहिए आप। गाड़ी में ठूसा जा रहा है पुलिस द्वारा। मोहित भाई देखिए, मैं इस मामले में यही कहना चाहूंगा कि लगातार जो तथ्य सामने आ रहे हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी के सुबोध उनियाल एक बात कहते हैं कि क्रेडिबल एविडेंस आप दीजिए। आप जनता से क्यों एविडेंस मांग रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपकी सरकार क्यों यहाँ पर है? इस्तीफा दे दीजिए अगर आप लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो। आपने सबूत मिटाए हैं, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने वहां पर रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया है, जेसीबी चलाया है, इस बात का मेंशन जेसीबी के चालक ने कोर्ट में भी किया है। कोर्ट में भी कहा है कि हमने रेणु बिष्ट के कहने पर वहां पर बुलडोजर चलाया है। ये बातें सामने आए और उस फैसले में जो सेशन कोर्ट ने फैसला दिया उसमें वीआईपी का जिक्र कई बार आया है, लेकिन एसआईटी हमेशा उस वीआईपी को बचाती रही है, उसको जांच के दायरे में नहीं लाई, क्योंकि कहीं ना कहीं एसआईटी सरकार के दबाव में थी। सरकार के दबाव में एसआईटी ने काम किया और वीआईपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए उनको बचाने की कोशिश की गई और अभी भी यही कोशिश चल रही है। होना ये चाहिए था कि दो लोगों के नाम सामने आए, दुष्यंत कुमार गौतम, अजय कुमार, इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी और इनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए था। और लगातार इनको अभी भी बचाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए लोगों का गुस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? इसको कांग्रेस को आगे करते हुए ये दिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मूवमेंट ये बन रहा है। कांग्रेस का मूवमेंट नहीं है, किसी पार्टी का मूवमेंट नहीं है, ये जो बन रहा है जनता का मूवमेंट आज के समय में बन गया है। जनता चाहती है कि उनकी बेटी को, उनकी बहन को अब न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो जैसे हमने कहा 11 तारीख को अब बंद होगा। इसके बाद हमने जो निर्णय लिए हैं, चक्का जाम भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, नेता, कोई भी विधायक हो, इनके कार्यक्रम भी हम प्रभावित करेंगे, कुछ भी इस राज्य में नहीं होने देंगे। और मैं यहाँ तक कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के सदस्यों से आपके माध्यम से भी, अगर उनके अंदर अभी जमीर है, मैं देख रहा हूँ कई महिलाएं हैं जिनका जमीर आज भी जिंदा है, उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। कई नौजवान साथी पार्टी को छोड़कर अंकिता भंडारी की लड़ाई के लिए आगे आ रहे हैं। मैं चाहूंगा, हमारे दीदी यहाँ पे कमलेश दीदी बैठी हुई हैं, आप भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए भारतीय जनता पार्टी से। ये बलात्कारियों की पार्टी बन गई है, यहाँ बेटी बहनों का सम्मान नहीं है, महिलाओं का सुरक्षा नहीं है। आप भी अंकिता भंडारी के लिए लड़ाई लड़िए। आपने देखा होगा संजय कुमार, आप ही पार्टी के संजय कुमार 2018 में आपके संगठन के महामंत्री, उन पर रेप का आरोप लगता है, उनको यहाँ से हटाया जाता है। आप ही की पार्टी, बोरा आपकी पार्टी में, न जाने कितने रेपिस्ट आपकी भारतीय जनता पार्टी में है जिनसे हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा उनके खिलाफ। आपको उनके खिलाफ, अनामिका शर्मा का नाम अभी बीच में आया, आपने देखा होगा हरिद्वार में। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। आपको उनके खिलाफ खुलकर बोलना पड़ेगा। एक महिला होने के नाते मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, तमाम लोग पार्टी आज छोड़ रहे हैं, आप भी इस्तीफा देकर इस लड़ाई को लड़िए। के दौरान देखी वो रोहित ढिबरी ने भी देखी हुई, कमला पंत जी ने भी देखी होगी, प्रदीप उक्रेती वहीं थे, इन्होंने देखी होगी।
वो कहती है थू है ऐसी बीजेपी पर, आपकी मंडल अध्यक्ष, वो बयान वायरल हो रहा है, आपके पास भी पहुंचा होगा ना। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल आपकी पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं ना। व्यक्तिगत तौर पर मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं ना, पंजी का आपसे कोई झगड़ा नहीं, लेकिन इस वाले मसले पर ऐसी किरकिरी हो रही है, इतनी किरकिरी होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं, कोई ऐसा काम नहीं, कोई इस पूरे माहौल को जो गरमा रहा है इसको शांत करने की कोशिश नहीं। मतलब ये क्यों हो बिल्कुल। रहा है? देखिए पंकज जी, विचारधाराएं सबकी अलग हो सकती हैं। पंकज जी देखिए, हमारा जो ध्येय है, विचारधाराएं सबकी अलग हो सकती है, कोई सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन अंकिता बहन के लिए हम भी उतना ही खड़े हैं जितनी हमारी कमला पंजी खड़ी है। अंकिता बहन के लिए सरकार भी उतनी ही खड़ी थी जितनी कमला बहन जी खड़ी थी, जितने हमारे प्रदीप भाई खड़े थे, जितने हमारे डिमरी भाई खड़े थे। इसीलिए तो सरकार ने उस समय एसआईटी से लेकर के वकील देने तक का सफर तय किया, और तब उसका नतीजा रहा कि आजीवन कारावास उन दोषियों को हुआ। अब आइए, हमारे डिमरी भाई ने कहा कि हम क्यों उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार क्यों जो है उसका सीबीआई का निर्णय नहीं ले रही है। आप मुझे बताइए, कोई चीज कोर्ट से निर्णय हो चुका, या तो कोर्ट में केस चल रहा होता, इस बीच में ये सब चीजें होती तो हो जाती, सरकार के हाथ में थी। लेकिन एक निर्णय के विरुद्ध, पंकज जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, एक निर्णय के विरुद्ध एक सरकार कैसे अपना निर्णय ले सकती है? ये तो कोर्ट में जाके ही होगा ना, ये तो कोर्ट में जाके ही होगा, और कोर्ट में अपील होगी, अपील कोई करेगा तब। सरकार ने तो कहा है हम किसी को बचा नहीं रहे हैं, हम किसी को बचाना नहीं चाहते, जो कृत्य करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। दूसरी बात, ये जो मूवमेंट है, ये जो चलाया जा रहा है, गलत तथ्य लोगों के बीच में पेश करना, लोगों के सामने झूठ बोलना, ये गलत चीज है। कमलेश जी, गलत को गलत भी तो साबित करना ही पड़ेगा। अगर गलत को गलत साबित करिए, लेकिन सही को गलत साबित मत करिए ना। गलत को साबित करिए गलत आप, लेकिन सही को आप गलत ना ठहराइए। नहीं, हमने गलत जांच की बात हो रही है ना, गलत सही कौन ठहरा रहा है? बिल्कुल, मैंने क्या कहा, अगर आप सीबीआई की जांच करते हैं तो आपकी जांच जीरो पे चली जाती है, और जब जीरो पे चली जाती है तो उनको जमानत मिलती है, तो केस दोबारा एक नए सिरे से चलेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि जो वो कारावास हुआ है जिन लोगों को, वो जेल से बाहर आ जाएं? बताइए मुझे आप। तो सरकार का मानना है आप अपील करिए। नहीं पंकज जी देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, हंसने वाली बात नहीं है, फैक्ट है। आप किसी वकील से पूछ लीजिए, सही को सही आप किसी वकील से पूछ लीजिए, वकील की वीडियो भी वायरल हो रही है, जिन्होंने कहा है कि जीरो पे हमारा पूरा पॉइंट चला जाएगा, जीरो से हमें शुरू करना पड़ेगा हर चीज को। अब आप बताइए, तो आप क्या चाहते हैं? तो क्या चाहते हैं, उन तीनों को छोड़ दें? क्या कोर्ट उनको छोड़ दे, या कोर्ट की अवमानना करे सरकार? कोर्ट की अवमानना तो नहीं हो सकती ना, वो तो कोर्ट में जाकर हमें अपील करनी पड़ेगी। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कोर्ट में चले जाएं और अपील करें जाकर के, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। इतना कुछ होने के बाद भी भाई बादल छटते दिख नहीं रहे हैं, वाला लंबा है। बल एक सुयाल साहब सामने आए, वो एसआईटी के सदस्य और हरिद्वार में भी एसपी ग्रामीण है, वो कहते हैं कि वो उनको कौन लाया बीच में, वो क्यों आए इस पर बयान देने के लिए। उन्होंने कह दिया कि वहां सब साक्ष्य जुटाए गए। कोर्ट में जब लोअर कोर्ट में मामला चला था, उस दौरान वकील ने, पुलिस का पक्ष इनके तरफ से रखा गया, तो उस दौरान ये कहा गया कि वहां से कमरे से कोई साक्षी नहीं जुटाया गया। क्यों झूठ बोला जा रहा है फिर? उग्रेदी जी तो मेरे से किया। हाँ देखिए पंकज जी, ऐसा है कि उसमें सुयाल जी की कोई गलती नहीं है, मैं उनका दोष नहीं मानता हूं। उसमें सरकार जो डायरेक्शन देगी, डीजीपी जो डायरेक्शन देंगे, कप्तान को और सीओ को, एसपी को वो बयान देना पड़ेगा, उनको वही बात बोलनी पड़ेगी जो वो सरकार बचने के लिए, और विशेषकर क्योंकि इसमें संगठन का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पे जिनका खासकर नाम आ गया जब, और आप समझ सकते हैं कि जब संगठन मंत्री की एक बहुत बड़ी पद होती है इनके यहाँ, बहुत बड़ा वो होता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अब अटल बिहारी जी नहीं है हमारे बीच में कि जो इस्तीफा दे देंगे नैतिकता के आधार पे कि मुझे सरकार नहीं बनानी है, मैं सांसद नहीं खरीद सकता। तो हम तो सलाह ही नहीं दे रहे थे कि इनको, अगर ठीक है आपको बहुत ज्यादा किरकिरी नहीं करानी थी, थोड़ा सा भी अगर इनके अंदर कोई अच्छे सलाहकार होते जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बन गए थे, उस बहाने से कह देते भाई मैंने अपनी नई टीम बना दी, इसलिए हटाए गए ये। मैं तो बहुत मुलायम सी एक सलाह दे रहा था। दूसरी बात यह है, इनके अंदर दिमाग होता। अभी मैं रमन जी की बात सुन रहा था, मैं ठीक है वो अपनी बात रख रही है क्योंकि पार्टी का वो है,
इन्होंने अपने महाधिवक्ता से क्यों नहीं कहा कि आप कोर्ट में रखिए कि हम सीबीआई जांच की संस्तुति चाहते हैं, क्योंकि सरकार इस आरोप से बचना चाहती है, सरकार के ऊपर उलझाया जा रहा है। दूसरी बात, ये अपने आप में जब इसमें न्यायालय पे भी सवाल उठ रहे हैं। न्यायालय स्वयं उसको कोर्ट कर रही है कि वीआईपी की सर्विस मांगी गई। भाई एक होटल वाला आदमी, मैं होटल इंडस्ट्री में रहा हूं, हम वीआईपी सर्विस क्या दे सकते हैं? भाई इनके लिए ये सब्जी लगा दीजिए, ये मटन लगा दीजिए, ये इनको अच्छा पैडिंग वगैरह करा दीजिए, ये हो गया। लेकिन कोर्ट ने उसमें स्वयं उस शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, उसमें एक्ट जिक्र किया हुआ है, चैटिंग का जिक्र हो रखा है। तो कोर्ट ने ये क्यों नहीं डायरेक्शन कहा? मैं जज साहब पे भी मुझे ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जज साहब ने उसके लिए फिलहाल जो सजा दी, लेकिन इसके ऊपर क्यों नहीं इंक्वायरी बिठाई कि उस रेडियस में 1 किलोमीटर के रेडियस में भारतीय जनता पार्टी के या कौन कौन लोग उस रैंडम उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे कितने लोग वो थे, कितने लोग उस फोन में टच में थे, कितने लोग वहां रिजॉर्ट में आते थे। ये सारी चीजें काउंटेबल थी। तो इसमें मैं सुयाल जी की गलती नहीं मानता। इसमें जो है सरकार ने जब आदेश करा, भाजपा संगठन ने आदेश करा, तो मंत्री विधायक सफाई देने आ रहे हैं। तो वो आप जिस कौन लाया, क्यों लाया गया होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ाने के लिए उसमें उन्होंने ये कहा कि कमरे की जांच पड़ताल हुई थी, साक्ष्य जुटाए गए थे, फॉरेंसिक लैब भेजे गए थे, उसमें कुछ नहीं हुआ। वो कोर्ट में तो बोल रहे थे कि कोई साक्षी नहीं जुटाया गया। भाई जब बुलडोजर पंकज जी जब बुलडोजर से टूट गया, आधी वहां आग लगा दी गई, तो साक्ष्य कहां से मिलेगा जब कागज पत्र फेंक दिया? तो आज अगर सामान्य आदमी भी जो जानकारी रखता है, जरा सी बात में पूरे फोटोग्राफी आती है, पूरे फॉरेंसिक टीम आ जाती है। और ये इतना बड़ा इशू था। ये इन्होंने असल में क्या है कि वो यमकेश्वर क्षेत्र के आगे पहले से ही वो एक पिछड़ा हुआ इलाका है, वो आज की तारीख में भी यमकेश्वर क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं मैं। तो वो उन्होंने उस घटना को भी मुझे लग रहा है उसी दृष्टिकोण से देखते हुए उसको हल्के में लिया। और इतनी मतलब इतनी शर्म सरकार के अंदर, संगठन के अंदर नहीं थी। धाकड़ धामी जी ने जो भी सही निर्णय लिए होंगे, लेकिन मैंने फिर कह रहा हूं कि धाकड़ धामी अगर इस पे निर्णय ले लेंगे तो वो जितने उनके पुराने सही निर्णय है उनको कोई याद नहीं रखता। ठीक है कमलापन जी, अब आगे का मुझे थोड़ा बताइएगा। आप लोगों ने ऐलान कर दिया, अपनी बात भी रखिएगा कि चक्का जाम भी होगा। रोहित ने साफ तौर पर बोला, तभी मैं आपको बोलते हुए देखा, पर लेकिन कोई असर पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? कोई दबाव डलता हुआ दिख रहा? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। जैसा स्टैंड इनका पहले था वैसे अब भी है। नहीं देखिए, सवाल ये है ना, उनके लिए गले की फांस बनी हुई है। सवाल सीधे सीधे ये है कि हमाम में सब नंगे हैं, ये किसका नाम लें, किसका ना नाम लें। अगर ये दुष्यंत गौतम का नाम लेते हैं, अजय कुमार का नाम लेते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़े बड़े नाम छुपे हुए हैं। वीआईपी कोई एक नहीं है, वीआईपी के पीछे बहुत वीआईपी है वहां पे जो उस रिजॉर्ट में जाते थे। तो सवाल आज ये है कि इन्होंने उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से इस तरह के कितने रिजॉर्ट बना रखे हैं, जहां पहाड़ की कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या होता है हम नहीं जानते। वो तो अंकिता के कारण ये एक खुलासा हुआ है। इसलिए मेरा कहना है कि इस पूरी जांच के पीछे सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो है दुष्यंत कुमार निकलेंगे, बहुत अजय कुमार निकलेंगे, और हमारा कहना है कि सीबीआई जांच जरूर और जरूर होनी चाहिए। एक बात तो ये मैं बहुत, और सबसे बड़ी बात है कि पुलकित आर्या के पिता का कॉल रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की गई, दुष्यंत कुमार की कॉल रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी जा रही है। इन सबकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाए, अजय कुमार की निकाली जाए, दुष्यंत कुमार के पिता की निकाली जाए, दुष्यंत कुमार की इनकी कॉल रिकॉर्डिंग निकालिए ना, तब पता चलेगा कि क्या कहते हैं। और जो वीडियो और ये जारी हुआ है इस ऑडियो, इसकी पूरी जांच की जाए तो सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। ये जांच करना ही नहीं चाहते। जो कमलेश जी कह रहे थे कि हम ये तो जनता से मांग रहे हैं ना, इनके जितने भी बड़े विधायकों ने जो अपना वीडियो जारी किया है, जो में निकालने मांग रहे हैं साक्ष्य, इनकी हिम्मत कैसे होगी जनता से साक्ष्य मांगने की। सीधे सीधे हमारा जो कहना है, सीबीआई जांच की घोषणा करें सीधे सीधे, ये वीआईपी कौन है इसको बताएं, और जो ये साक्ष्य इन्होंने मिटाए, इन्होंने साक्ष्य मिटाने के लिए दोषी कौन है, किसने आदेश दिया, यही तो हमें सवाल पूछ रहे हैं इन लोगों से केवल। और जहां तक हमारा सवाल है, हमारा बंद का आह्वान है और बंद होगा,
और इससे पूरा प्रेशर, आप कह रहे हैं प्रेशर दिखाई नहीं देता, प्रेशर जनता का देखिए। आपने जो फोटो ऊपर निकाली हुई है, ये सल्ट में हमारे सहयोगी महिला संगठनों की है पूरी की पूरी। और ये पूरी, आप सल्ट जैसे छोटे जगहों इलाकों में आप देखिए 4-5 हजार लोगों की भीड़ निकल रही है, जितनी वहां पे आबादी नहीं है उससे ज्यादा भीड़ वहां पे निकल रही है। तो सवाल ये है कि जनता इससे पूरी लामबद्ध है, वो सीबीआई से नीचे जांच में चुप रहने वाली नहीं है, और इनके पास, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, और इनको शायद ऊपर से भी कोई आदेश नहीं मिल पा रहा है कि इनको क्या जवाब देना है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बताइएगा थोड़ा सा इस चीज को, आप युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मूल निवास के लिए आप लड़ रहे हैं, और तो कमलापन जी और प्रकृति जी ने, इन्होंने बहुत दुनिया देख ली, लेकिन अभी हम क्या संदेश मिल पा रहा है आगे, उत्तराखंड का भविष्य क्या देख पा रहे हैं? इस तरीके से अगर उलझन में उलझा रहेगा देश का मानस, महिलाएं, बच्चियां, युवा, और तमाम समस्याएं थी इससे पहले, जिस मूल निवास के लिए आप लड़ते हैं वो भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन उन सबसे इधर आज हम एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जिसका आपको कोई अंत नहीं दिख रहा, जिसका कोई इलाज नहीं दिख रहा, जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। जो लड़ाई कैसे जाएगी, कहां तक जाएगी? देखिए, आज सवाल महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। आज लोगों के मन में एक डर तो है कि हमारे बेटियां, हमारे बहनें सुरक्षित तो नहीं है, ये डर लोगों के अंदर है, और यही वजह है लोगों का जन दबाव सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अंकिता भंडारी की मैं बात करूं, जो कमला दीदी बात कर रही है, उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, उसकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा, उसमें एक बात सामने आई कि अंकिता नर्स बनना चाहती थी। एएनएम का उसने एग्जाम दिया, उसने क्वालिफाई किया, लेकिन उसको सरकारी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में दाखिले के लिए उनके पास इतने पैसे होते नहीं है, इसलिए उसको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ता है। एक छोटी सी 10,000 रुपए की नौकरी कहीं रिजॉर्ट में करनी पड़ती है। तो हमें ये भी सोचना है कि हमारे जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो हमारी महिलाएं हैं खासकर, उनको रोजगार के लिए सरकार क्या नीति बना रही है, कैसा रोजगार उनको मिलना चाहिए, क्या जहां वो रोजगार कर रही है, चाहे वो रिजॉर्ट हो, होटल हो, चाहे कोई कंपनियां हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, क्या उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार वहां पर देख रही है? उनके साथ न जाने क्या क्या कुछ हो रहा होगा जो हमें भी नहीं पता। आज ये भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। ये जो पूरी लड़ाई है, अंकिता के बहाने अंकिता को न्याय देने की लड़ाई तो है ही, ये महिला सुरक्षा का भी एक बड़ा सवाल हमारे बीच में है। और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कानून के कटघरे में वो लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, जो आरोपी हैं, जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे लोगों के मन में भी एक भय हो रहा है, कल के समय उनके साथ, उनकी बहनों के साथ, बेटियों के साथ ऐसा होता है तो कैसे न्याय मिलेगा, कैसे हम लोग अपने राज्य में सुरक्षित रहेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक बात इससे पहले मैं सुन रहा था कि कोर्ट के नजरे से जो बातें आ रही थी, हम ये कह रहे हैं कि एसआईटी ने एक बार भी तीनों अपराधियों को जो जेल के अंदर हैं उनको रिमांड पर क्यों नहीं लिया? सबसे बड़ा सवाल आज इस बात का है। एक चोरी के मामले में भी पुलिस रिमांड पर लेती है, इन्होंने इतना बड़ा जघन्यतम हत्या की, उनको आपने रिमांड पर नहीं लिया। आप रिमांड पर लेते, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाती, उनकी लोकेशन निकाली जाती, तमाम तरह से एविडेंस जुटाए जाते, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन वीआईपीज को शुरुआत से ही बचाना चाहते थे। आपकी फॉरेंसिक टीम जब पहुंची, उन्होंने सिर्फ वीडियोग्राफी की, लेकिन डीएनए सैंपल तक नहीं लिए गए। डीएनए सैंपल से काफी कुछ सामने निकल कर आ सकता था। तो ये हम समझ पाए हैं पूरी जांच के बाद कि इसको वीआईपीज के दरवाजे तक नहीं पहुंचाई गई ये जांच। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच निष्पक्ष नहीं हुई है। अब हम सीबीआई जांच की मांग इसीलिए कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हम चाहते हैं सीबीआई जांच हो, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले में भी लगातार वीआईपीज का जिक्र आया है। ये भी बात सामने आई है कि 3 दिन पहले उसी रिजॉर्ट में 3 लड़कियां भी आई थी, उनसे भी पूछताछ नहीं की गई। तमाम तरह से देह व्यापार वहां पे चल रहा था। इन्हीं देह व्यापार निवारण अधिनियम में ही इन तीनों को सजा मिली है, और जिस तरह से बातें सामने आए हैं, वीआईपीज का जिक्र कोर्ट के फैसले में भी लगातार आया है, लेकिन एसआईटी ने बिल्कुल भी वीआईपीज को कानून के कटघरे में बिल्कुल खड़ा नहीं किया। इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली लोग थे, उस समय उनके संज्ञान में मामला था, और आज ये बात स्पष्ट सामने आ गई है कि 2 लोग इसमें शामिल थे, लेकिन इनकी अभी तक आप कॉल रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच भी नहीं कर रहे हैं, न उस महिला को पूछताछ के लिए आप बुला रहे हैं। इसका मतलब आप अभी भी इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार अगर इनको बचाने की कोशिश करेगी, इनको अगर कानून के दायरे में कटघरे में खड़ा नहीं करेगी, कल सिर्फ एक सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री आवास घेरा हुआ, 11 तारीख को उत्तराखंड बंद करने का ऐलान हो गया है, चक्का जाम भी होगा। इसके बाद पूरे प्रदेश भर में, जैसे मैंने कहा, एक बड़ा आंदोलन
पूरे प्रदेश भर से, क्योंकि ये हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है, हमारे स्वाभिमान जुड़ा विषय। हम चाहते हैं, हम दुनिया देश में ऐसे नहीं जाने चाहिए कि हम अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला पाए। हम ऐसे जाने चाहिए कि हम लड़ने वाले लोग हैं, हमने संघर्ष किया है। उस वीआईपी को, चाहे वो कितना बड़ा कद्दावर था, उसको हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा कर रखा है। ये हम दुनिया में ऐसी नजर में हमारी होनी चाहिए, दुनिया में ऐसी इमेज बननी चाहिए, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और लगातार भाजपा ये ने सोचे कि एक दिन का आंदोलन हो गया, लोग घर बैठ जाएंगे। हम लोगों को घर से बाहर निकालेंगे, हम तब तक लड़ेंगे जब तक वो वीआईपी हमें जेल के अंदर नहीं मिल जाता। ठीक। प्रदीप जी, एक छोटा सवाल मैं आपसे चाहूंगा, थोड़ा वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा है, कि आप लोगों ने तो वो दौर बड़ी भली भांति देखा है जब हमने उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष किया। हम लोगों ने तो थोड़ा थाली में परोसा हुआ पाया, लेकिन उन सबसे इतर आज उसी दौर में पहुंच गए। वही संघर्ष आज फिर से एक बार 25 साल के बाद ये दिन देखने के लिए हमने ये तमाम तामझाम किया, ये दिन देखने के लिए हम तमाम कमाई की। अब कैसे आगे का रास्ता देख रहे हैं? क्या ये दौर जो चल रहा है यही चलता रहेगा, तभी इंसाफ मिलेगा? अगर मिलेगा भी, आज अगर इंसाफ मिलता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज अगर इंसाफ मिलता है प्रदीप जी, तो उस इंसाफ के पीछे भी कई सवाल होंगे ना। आने वाले वक्त में हमको बताना पड़ेगा बच्चों को, देखो एक बार ऐसा भी हुआ था, यहाँ इंसाफ ऐसे मिलता है ना। उसके पीछे भी कई सवाल होंगे। भाई ऐसा तो हमारा प्रदेश नहीं ना, आप लोगों ने लड़ाई लड़ ली, उत्तराखंड बन गया। अब तो जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी सरकार की है ना, चाहे बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की हो। क्यों नहीं, निश्चित रूप में देखिए, 25 वर्षों की रजत जयंती इन्होंने बड़े उससे मनाई, और संघर्ष से निकला हुआ राज्य है, और शहादतों देके राज्य है, पूरा त्याग, तपस्या, बलिदान। और हर सबसे बड़ी बात है कि सब वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो नारा था वो चरितार्थ भी हुआ। मतलब अगर शहीद हुए तो सलीम अहमद भी हुआ, तो परमजीत सिंह भी हुआ, और हंसा धनाई भी हुई, तो हमारे जो है रविंद्र रावत पोल भी हुआ। तो लेकिन बात ये आ रही है कि ये जिद और ये अड़ियलपन भारतीय जनता पार्टी का है संगठन। लेकिन मैं आपको दूसरी सच्चाई भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और सरकार के अंदर भी सरकार, वहां द्वंद्व चल रहा है। वहां वो मीटिंग ये है कि वो हमें दिख नहीं रहा है, या ये दिखाना नहीं चाहते। सबसे अच्छी बात ये कि इनमें अंदर भी दूध पत्रम जो हमें नहीं दिख रहा है, पर्दे के पीछे चल रही है, वहां कॉन्स्पिरेसी उनकी है। और ऐसे ही कल दिल्ली नहीं गए ये, हर 5वें दिन दिल्ली नहीं गए ये। आप बात को अगर समझ रहे हैं, और मैंने आपको ये कहा था कि ये जन दबाव है, ये जन दबाव है। और अगर इनको अपनी साख बचानी होगी, और कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो हमारे स्थानीय 2, 4, 5, 7, 10 विधायक जो भी होते होंगे, अपने उसके लिए ये जो भी अपनी रिपोर्टिंग दे रहे होंगे, चाहे अमित शाह जी को दे रहे होंगे, या राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे रहे होंगे, या प्रधानमंत्री तक जा रही है नहीं जा रही है, हमें नहीं पता। लेकिन ये संगठन मंत्री अभी आपको 10-1 दिन के अंदर ये लोग हटते हुए दिखाई देंगे, ये आपको हटते हुए दिखाई देंगे। और मैंने कहा ना कि भाजपा में संघर्ष चल रहा है, कोई चाह रहा है कि अध्यक्ष हट जाए, कोई चाह रहा है मुख्यमंत्री हट जाए, कोई चाह रहा है ये संगठन, किसी की किसी मंत्री से नहीं बनती, किसी की किसी अध्यक्ष से नहीं बनती। लेकिन उसका शिकार कौन हो रहा है? उसका शिकार जो इन्होंने देवभूमि को जो धूमिल करने का प्रयास किया है, कौन इनके सलाहकार है? मैं बार बार ये कह चुका हूं कि सरकार के सलाहकार कौन है। और ये कहीं ना कहीं राज्य जिस दिशा में जाना चाहिए था 25 वर्षों के बाद, मैं उस दिन भी कह रहा था कि 25 वर्षों के बाद, भाई 25-26 लाख वोटर कहां से? ये तो तुमने यहाँ जबरदस्ती जो है राजनीति का अखाड़ा बना दिया इस प्रदेश को। खाली सरकार बनाने के लिए अगर आप यहाँ वोटर बनाएंगे, जिस उद्देश्य के लिए राज्य की परिकल्पना की गई थी 9 जिलों के लिए, वो तो तुमने बिल्कुल वो खाली कर दिया। वहां से पलायन जो 6-6 महीने में लोग अपने घर आते जाते थे, अब पूरा जो है बोरी बिस्तर सहित पलायन हो रहा। तो सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि धामी जी, थोड़ा सा जो आपने अगर कुछ अच्छा किया हुआ है सरकार में, उस अच्छे को बने रहने के लिए आप तत्काल अपनी तरफ से ये निर्णय दीजिए, वहां पे एक डायरेक्शन दीजिए उसमें आप। और संगठन मंत्री जो भी हैं ये, या भारतीय, मैं तो कह रहा हूँ भट्ट जी को भी, तुमने तीरथ सिंह रावत ने जरा सा बोला, और वो सही मायने में जो बोलना चाह रहे थे बता नहीं पाए, उन्हें तो सीएम से हटा दिया। और ये अनगढ़ बयानबाजी दिए जा रहे हैं, इनको आपने बिठा के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की जो पार्शलिटी जो इनके संगठनों में है, और सबसे बड़ी बात की जो देवभूमि को अपमानित करने का जो काम किया गया, वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, उम्मीद तो यही कर सकते हैं कुलदीप जी और कमलापन जी, आप लोग जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष अमल में लाया जाए, इस पर काम हो, सीबीआई जांच हो, अंकिता को न्याय मिले। देखिए, हर पहाड़ी, हर उत्तराखंडी ये चाहता जरूर है कि ऐसी चीजों से असमंजस, आशंकाओं का दौर खत्म हो, ताकि हम भविष्य को बढ़िया तरीके से देख पाए और दिखा पाए कि अपने बच्चों को कल को देखिए हमारा प्रदेश सिक्योर है। आज तो मैं बाहर वाले हमारे ऊपर थू कर रहे हैं, आप यूपी बिहार वालों को देखिए, बोले क्या तुम्हारे वहां देखो क्या हो रहा है, नहीं हमारा अगल बगल ही कई लोग बैठे हैं।
वो लोग उस तरीके से हमें देख रहे हैं, ये यानी कि हमारी नजीर, हमारी जो चीजें थी, हम पर्यटन के लिए जाने जाते हैं, हम सब लोग जानते हैं, पंजी कुकरेती जी लोग हमारे यहाँ बड़े विश्वास के साथ आते हैं कि भैया देखो कहीं और नहीं, शांति है, सुकून है, हर चीज है, सुरक्षा है, महिला सुरक्षा सब है। आने वाले वक्त में लोग ये कहेंगे नहीं 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 भैया वहां मत जाना, ये नहीं होना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और भी तमाम लोग जुड़े थे और उन सबका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जो संदेश हम देना चाहते हैं, जो मैसेज हम देना चाहते हैं देश और दुनिया में, वो मैसेज आज उस पर काला धब्बा लग रहा है एक तरीके से। लोग कहीं ये ना कह दे कल को अरे उत्तराखंड जा रहे हो, नहीं 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 वहां मत जाना, ये स्थिति ना बन जाए, इससे बचना होगा। अब कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, वो इन लोगों को तय करना है। एक तरफ आंदोलन की आग, दूसरी तरफ वो चुप्पी या फिर अनर्गल बयानबाजी जिसका कहीं पर कोई अंत नहीं दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? तो आप हमें बताइएगा जरूर, कमेंट करके अपने सवाल भी लिखिएगा और शेयर भी कीजिएगा चर्चा को कि लोग क्या चाहते हैं, इस पूरे जन आंदोलन में आपकी कितनी भागीदारी है, सब बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।